नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार बढ़ रहे कानून व्यवस्था को लेकर के सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ब्रेकिंग सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मलेशिया और भारत के बीच हुए कई समझौते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में भारत और मलेशिया के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस द्विपक्षीय बातचीत के दौरान दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई गई। वहीं पीएम मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच विस्तृत बातचीत हुई और आपसी साझेदारी की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। वहीं कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र जारी होगा। आपको बता दें कि इस दौरान शीतकालीन सत्र से पहले व्यापार सलाहकार समिति की बैठक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने लिया है भाग। तो आपको बता दें कि लखनऊ में कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र और सत्र से पहले व्यापार सलाहकार समिति की हुई बैठक। और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नेतृत्व में ये बैठक हुई है और विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अरुण गोविल का बड़ा बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारा देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और भारत भूमि को हमेशा से देव भूमि कहा गया है। मेरा मानना है कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। तो गोविल का ये बड़ा बयान आया है सामने और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अरुण गोविल का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारा देश पहले से ही हिंदू राष्ट्र ही है। बनाने की बात कहाँ से आ गई? राष्ट्र तो हिंदू ही है ये। आज जब हमारे यहाँ आक्रमण हुए मुगलों के, उससे पहले क्या था? उससे पहले कोई और धर्म तो था ही नहीं यहाँ। और भारत भूमि को हमेशा से देव भूमि कहा गया। हम उसको भारत माता कहते हैं। सारी चीजें तो हिंदू ही हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्या? हिंदू राष्ट्र तो है ही ये। वहीं अयोध्या में शुरू हुआ अश्वमेध यज्ञ, आपको बता दें कि आध्यात्मिक संस्कृति को और बढ़ाने की ओर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर यह रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में आज से अश्वमेध यज्ञ शुरू हो। एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो विश्व मातेश्वरी परिवार की ओर से आयोजित किया जा रहा है।
ये यज्ञ सरयू नदी के तट बालू घाट पर 8 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा और इसे रामनगरी में पहली बार इस स्तर पर आयोजित होने वाला बताया जा रहा है। इसकी शुरुआत कलश यात्रा से हो रही है, जिसमें श्रद्धालु भाग ले रहे हैं और ये यज्ञ आध्यात्मिक ऊर्जा, राष्ट्रीय कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संपन्न किया जा रहा है। पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो वैदिक यज्ञों, विशेषकर हवन और अग्निहोत्र जैसे अनुष्ठानों में औषधीय समिधा, घी और जड़ी बूटियों की आहुति से वातावरण शुद्ध होता है। ये प्रक्रिया वायु प्रदूषण को कम करने, वर्षा चक्र को संतुलित करने, वनस्पतियों की वृद्धि बढ़ाने और रोग मुक्त वातावरण बनाने में सहायक मानी जाती है। अयोध्या रामनगरी में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। देखिए, अयोध्या राजाधिराजों का भूमि है, भगवान परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का भूमि है और अयोध्या में ऐसे अनेकों राजा हुए जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जो होता है जन कल्याणार्थ होता है। आप इस कालखंड में देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे भारतीय सनातन संस्कृति पर अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है, तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, समरसता के दृष्टिकोण से यह अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। ये जन कल्याणार्थ है, राष्ट्र कल्याणार्थ है और राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकतों को मिटाने के लिए ही यज्ञ होता है, क्योंकि कहा गया यज्ञो वही सर्वश्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ ही एकमात्र ऐसा है जो संपूर्ण कर्मों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए कहा गया है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। जो यज्ञ होता है वह मानिए कि विश्व का नाभि होता है और मनुष्य के जीवन में जो नाभि होता है पूरे शरीर का संतुलन बना करके रखता है। तो निश्चित रूप से यज्ञ ही जो है विश्व की धरातल की अक्षुण्णता के लिए, शोधन के लिए, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त किया जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। इस समय देश के प्रति जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त किया जाएगा। यज्ञ से ही जो है वृष्टि होती है और वृष्टि से ही अन्न का उपज होता है, जिससे देश मेरा संपन्न होता है, किसान मेरे संपन्न होते हैं, जन समूह को इससे लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से अत्यंत सराहनीय और अत्यंत पवित्रतम कार्य है और अयोध्या तो अपने आप में ही एक महान नगरी है। महानतम नगरी में अश्वमेध यज्ञ होना मानिए कि यह स्वर्णाक्षर से अंकित होने वाला है, बड़ा ही स्वर्णिम पल है, यह गोल्डन चांस है। एक तरफ भगवान का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बन चुका है और देश और प्रदेश के जो है खजाना अयोध्या के प्रति उमड़ा हुआ है। यहाँ नित्य निरंतर यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, कथा हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, कहीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो है गान चल रहा है, कहीं अनुष्ठान चल रहा है। तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और सनातन धर्म एकमात्र है जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को अपने परिवार मानता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, जिससे पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा और सारे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आज ये यज्ञ राम जन्मभूमि की पावन धरती पर हो रहा है, जिससे भक्तों में राम भक्ति और सनातन मूल्यों की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह आयोजन राम मंदिर के उद्घाटन के बाद की आध्यात्मिक जागृति को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जहां विदेशी संतों समेत हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। यज्ञ हो रहा है मातेश्वरी परिवार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी परिवार है और उसके संस्थापक श्री सतगुरु महाराज द्वारा ये यज्ञ हो रहा है। पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे, भारतवर्ष के अलावा विदेश से भी कई कंट्रियों से, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, बैंकॉक है, इस प्रकार से कई कंट्रियों से डेलीगेट आ रहे हैं। सनातन धर्म को जिन्होंने धारण किया है, पहचाना है,
वो आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, हनुमान चालीसे का वाचन करेंगे, रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाएंगे, भागवत के श्लोक सुनाएंगे। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जन्मस्थली है और इस सृष्टि पे प्रथम अश्वमेध यज्ञ किसी ने करवाया था तो मेरे ख्याल से इतिहास के पन्नों में पढ़े जाता है कि वो राजा रामचंद्र ने ही करवाया। उसके बाद अनेक ऋषि मनुष्यों ने करवाया है, तो ऋषि परंपरा के अंतर्गत ये भी यज्ञ होगा। आध्यात्मिकता दृष्टि से अश्वमेध यज्ञ वैदिक परंपरा में एक महान अनुष्ठान माना जाता है, जो राजा की सर्वोच्चता, धर्म की स्थापना और दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में ये यज्ञ राज्य की एकता, समृद्धि और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक होता था। इस अश्वमेध महायज्ञ में इसी प्रकार के अनुष्ठान से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश दिया जा रहा है, जो आज के समय में जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे चुनौतियों के बीच बहुत प्रासंगिक है। यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, पर्यावरण चेतना और सामूहिक कल्याण का एक सुंदर संगम है, जो अयोध्या की पावन धरा पर नई ऊर्जा भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ बड़ा हादसा। आपको बता दें कि इस दौरान 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि निर्माण स्थल पर शटरिंग गिरी, जिससे शटरिंग गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई और मौके पर जांच के बाद सामने आएगी वजह। आपको बता दें कि हिरासत में लिए गए सुपरवाइजर और ठेकेदार। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर यह हादसा हुआ, जहां पर निर्माण स्थल पर शटरिंग गिरी और शटरिंग गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौके पर जांच के बाद सामने आएगी वजह। वहीं हिरासत में लिए गए सुपरवाइजर और ठेकेदार। सर हुआ था क्या, ऊपर से जो उन लोग सेटिंग वाला काम कर रहा था, भाड़ा का कोई कमी होगा या कोई जिसका दिक्कत होगा, ऊपर से वो लोग गिरा सीधा नीचे। हम लोग बेसमेंट में काम कर रहे थे, बेसमेंट में काम, इतने में कोई आदमी गया वहाँ हल्ला करते करते हम लोग आए ऊपर, देखते कि ऐसे ऐसे 2 आदमी को वहाँ देखे वर्तमान में कि 2 आदमी बिल्कुल बेहोश में पड़ा हुआ था। बाकी लोग जाल में फंसा हुआ था, 4 गिरे थे, बाकी वहाँ पे 2 फंसे हुए थे। इसी बीच में हम लोग आए, उन लोग को सेपरेट करते करते एम्बुलेंस वगैरह यहाँ वहाँ फोन किए, बुलाए, ऐसे फिर उन लोग को भेजा। वहीं कोडेन कफ सिरप का मामला देश भर में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि ये मामला जो है देश के साथ साथ अन्य देशों में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये मामला कोडेन कफ सिरप आधारित खांसी की दवाओं के अवैध व्यापार से जुड़ा है, जो युवाओं को नशे की लत में धकेल रहा है और इसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेश तक सप्लाई शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और नशे के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके खिलाफ प्रदेश भर में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगातार कार्रवाइयां जारी है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोडेन कफ सिरप की अवैध तस्करी में लगातार प्रशासन सख्त है और जगह जगह पर छापेमारी भी कर रही है। नशे के रूप में इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस ने प्रदेश भर में सख्त अभियान तेज कर दिया है। इस पर ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोडेन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। ये मामला मुख्य रूप से कोडेन आधारित खांसी की दवाओं के अवैध व्यापार से जुड़ा है, जो नशे के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नेटवर्क फैला हुआ है, जिसमें बांग्लादेश तक सप्लाई शामिल है। वाराणसी, सोनभद्र, गाजियाबाद, भदोही, प्रयागराज, बस्ती, रामपुर, कानपुर और अन्य कई जिलों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है, तो वहीं कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। इसके साथ ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी हुई है। वाराणसी में पुलिस ने शुभम जायसवाल नाम के मुख्य आरोपी के सिंडिकेट से जुड़े
कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 25-25 हजार रुपए के इनामी अपराधी सहित 5 लोग शामिल हैं, जो नेपाल भागने की कोशिश में पकड़े गए। यहाँ 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। कोडिनियुक्त कब्जा मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आज 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ का रहने वाले, और देवनाथ फार्मेसी का प्रोपरेटर है। तो दूसरा आकाश पाठक, जो शुभम जायसवाल के साथ मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर है। तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का पैसे के लेन देन के काम देखते थे। उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे के ऊपर LOC पूर्व में जारी हो चुके और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा इन 3 अभियुक्तों को नेपाल भागने से पहले रोक के इंटरसेप्ट करके इनको गिरफ्तार किया गया। और उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे, ये दोनों 50,000 रुपये के इनामी भी हैं। तो इन तीनों को गिरफ्तार करके आज अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू की। भदोही में फर्जी बिल्डिंग और ई-वे बिल के जरिए बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले वाराणसी फर्म संचालक शैलेंद्र तिवारी को माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया, जहां 12 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ। प्रयागराज में मोहम्मद सैफ नामक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसके नेटवर्क में फर्जी फार्मा के जरिए 3 जिलों तक सप्लाई चल रही थी। अन्य जिलों जैसे बस्ती, रामपुर और कानपुर में भी फर्म संचालकों तथा विक्रेताओं को पकड़ा गया है, जहां लाइसेंस सस्पेंड करने और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। देखिए, कोडीन कफ सिरप का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में 896/25 कोतवाली थाने पर पंजीकृत किया गया था। उसमें लगातार हम लोग के द्वारा विभिन्न कार्रवाइयाँ की जा रही थी। मनी ट्रेल जो पूरा है वो देखा जा रहा था। इसके अलावा किस तरह से जो कफ सिरप है उसका किस तरह से जो मेन इसमें शैली ट्रेडर्स है जहाँ झारखंड से, जहाँ से ये पूरा कफ सिरप का मूवमेंट हुआ और विभिन्न जगह पर ये उसके बाद गया, तो उसी को हम लोग ट्रेस कर रहे थे। तो उस पे संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था औषधि विभाग के द्वारा, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ की विभिन्न फर्में जिसमें केवल कागज़ों में इसका कफ सिरप का मूवमेंट हुआ था और किसी प्रकार से कफ सिरप यहाँ पर नहीं आया, और उन फर्मों की एवं शैली ट्रेडर्स इन लोग की मिली भगत से ये जो पूरा कफ सिरप था विभिन्न स्थानों पर नशे के इस्तेमाल के लिए एक तरह से इसका मिसयूज़ किया गया और उसको भेजा गया, जिसमें समुचित धारा NDPS की वृद्धि की गई थी NDPS एक्ट के अंतर्गत, और बाकी कूट रचना भी इसमें, फर्जी बिल्टियाँ एवं विभिन्न चीज़ों की कूट रचना भी इसमें पूरे प्रकरण में शामिल थी। तो उसके संबंध में समुचित धाराएं भी इसमें लगाई गई थी इस पूरे प्रकरण में। तो उसी में अवगत कराना है कि एक मुख्य आरोपी शुभम सिंह है, जिसके द्वारा भी करोड़ों रुपए की कोडीन कफ सिरप शैली ट्रेडर से खरीदा गया था, जो कि मूल रूप से यहाँ पर कभी आया ही नहीं। और शुभम सिंह एवं जो मुख्य फर्म है, इनकी मिली भगत से उसको विभिन्न स्थानों पर उसको भेजा गया नशे के आरोप में। और उसमें से कई, मैं आपको जानकारी बता दूँ, कई सारी जो बैचेस थे, कई सारे जो कफ सिरप के कंसाइनमेंट्स थे, उनको बांग्लादेश बॉर्डर पर भी पकड़ा गया था, जिससे उनके सभी हमारे मैच हो रहे हैं काफ़ी कंसाइनमेंट। तो इसीलिए इसमें NDPS एक्ट के अंतर्गत में एक प्रावधान है 68F, जिसमें हम लोग के द्वारा 1,85,00,000 की संपत्ति फ्रीज की गई है। और क्योंकि इनसे आधार पूछा गया कि किस तरह से इनके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अवैध व्यापार इनके द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा था, इसी के क्रम में ये इनके द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस, STF, ED तथा औषधि विभाग के संयुक्त प्रयासों से हो रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों FIR दर्ज की गई है, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई है और करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। सोनभद्र में भोला प्रसाद जायसवाल की अवैध संपत्ति पर कई करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जिसमें हाल ही में अतिरिक्त 6 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है।
गाजियाबाद में 3 तस्करों की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।